ओके हाय एवरीवन। तो हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स विद डाइलेक्ट्रिक कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस केस में हमने एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की थी। सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम अभी इस लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास में है क्या। यहाँ पर है हमारे पास a dielectric sphere of radius a with dielectric constant epsilon upon epsilon naught placed in initially uniform electric field, which at large distances from the sphere is directed along the z-axis and has magnitude E naught as indicated in figure 4.6। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है। करेक्ट, एक ऐसा स्फेयर होगा, ए रेडियस का स्फेयर है, और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पे देखें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के अंदर ये रखा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारे पास में इसका, लेट मी शो यू द डायग्राम। ये हमारा डायग्राम है। एज यू कैन सी, बीच में डायरेक्ट स्फेयर रखा हुआ है, और अगर स्फेयर से बहुत दूर चले जाएं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है हमारे पास में, और ये ई नोट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी रेडियस ए है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और पी पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे पी पॉइंट है, और प्रोबेबली इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये हमारी प्रॉब्लम है। नाउ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर देयर आर नो फ्री चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी कोई फ्री चार्ज नहीं है और डाइलेक्ट्रिक के बाहर भी कोई फ्री चार्ज नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम इज वन ऑफ द सोल्विंग लाप्लास इक्वेशन। अब क्योंकि फ्री चार्जेस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व लाप्लास इक्वेशन गिव विद प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन एट आर इक्वल टू ए। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन के स्फेरिकल उसमें हार्मोनिक्स में लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन लेते हैं। अब एक डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट ये जो दो सॉल्यूशन है, ये एक आप इसका अगर डेरिवेशन चाहिए आपको इन दोनों फॉर्मूले का, सो इट इज़ वेरी लेंथी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। आप एक काम करना, आप कहीं पर भी गूगल पे या कहीं पर भी सर्च करना, किसी भी बुक में देख लेना, है ना, किसी भी ईडी की बुक में देख लेना, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, किसी भी बुक के अंदर अगर आप ये वाला टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको 4.48 और 4.49 का डेरिवेशन मिल जाएगा। लाप्लास इक्वेशन के एक्चुअली तीन तरह के कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर होता है, और हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है, एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास में इन दो इक्वेशन से दिया जाता है, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वहां पे, और जहाँ पे नहीं है वहां पे। ठीक है, सो इनसाइड हमारे पास में ये होगा और आउटसाइड हमारे पास में ये होगा। सो मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो लाप्लास इक्वेशन का रिजल्ट से ही हम स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली फाइव पे नहीं आएंगे। नाउ हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन तो ये है कि इन्फिनिटी पे फाई हमारा क्या हो जाता है, माइनस का ई नोट जेड हो जाता है, या माइनस ई नोट आर कॉस थीटा हो जाता है। वाई, देखो ये हमने कैसे बोला, इन्फिनिटी पे हमारे पास में जो ये पोटेंशियल की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि इन्फिनिटी पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल है, ई नोट के इक्वल है। करेक्ट, ई नोट के इक्वल है, और हम जानते हैं ई इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल फाई। लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल जेड डायरेक्शन में चेंज हो रही है, सो हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर डेल फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई मल्टीप्लाई बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल फाई विद नेगेटिव साइन। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई यहाँ से हमारे पास में फाई कितना आ जाएगा, ई इंटू जेड हो जाएगा, और ई की बजाय हमारे पास वैल्यू कितनी है, ई नोट जेड। सो ये हमारे पास फाई जो है इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, माइनस ई नोट जेड, और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। वाई, क्योंकि जो पिक्चर है हमारी डायग्राम जो है, उस डायग्राम में देखिए हमारे पास में थीटा यहाँ पे बना हुआ है जेड एक्सिस के साथ, तो ये जेड एक्सिस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दिस इज थीटा एंड दिस इज आर। सो इस आर के दो कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जेड में आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो जो ई नोट जेड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ई नोट आर कॉस थीटा। सो वी फाइंड दैट द ओनली नॉन वेनिशिंग बीएल। तो हमारे पास में जो ऊपर 4.48 और 4.49 इक्वेशन है, उसमें जो भी कोफिशिएंट बीएल है, उस बीएल में केवल एक कोफिशिएंट सर्वाइव करेगा, बी1, और बाकी सारे
वेनिश हो जाएंगे। द अदर ओनली नॉन वेनिशिंग BL इज B1 इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट, बाकी सारे वेनिश हो जाएंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे फाई जो आउट होगा, ये फाई आउट, हमें फाई आउट लेना पड़ेगा। फाई इन क्या है? दिस इज पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर, और फाई आउट क्या है? पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेयर। और आप अभी पोटेंशियल कहाँ निकाले थे? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा? क्या इन्फिनिटी वाला पॉइंट स्फेयर के अंदर लाई करेगा? नो, इन्फिनिटी वाला पॉइंट स्फेयर के आउटसाइड लाई करेगा। सो हमें वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू के अंदर कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? 4.49। सो लेट्स यूज इट। तो अब हमारे पास में यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, फाई आउट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फाई आउट हमारे पास में है, फाई आउट हमारे पास में था BL R⁻L, एंड साथ में क्या था? प्लस CL R-L+1, और ये हमारे पास था लेजेंडरी पोलिनोमियल, और ये हमें गिवन है -E0 R cos थीटा। करेक्ट। हम L की वैल्यू 1 रखते हैं, करेक्ट, L की वैल्यू 1 रखते हैं। यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, समेशन में हम केवल L इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमें मिलेगा B1, और यहाँ से मिलेगा R⁻1, करेक्ट, प्लस यहाँ से मिलेगा हमें C1, और ये मिलेगा हमें -R⁻1+1 कितना हो जाएगा? 2, और साथ में हमारे पास में L की वैल्यू 1 रखी है, P हमारे पास में L की वैल्यू 1 रखी है, P तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ लिख रही हो ना, P1 cos थीटा जो होता है, आप देख लीजिएगा ये किसके इक्वल होता है? cos थीटा के, cos थीटा के इक्वल होता है। लेजेंडरी पोलिनोमियल से पता चल जाएगा आपको। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में cos थीटा, और वो हमें गिवन है माइनस का E0 R cos थीटा। अब दोनों साइड में कंपेयर करो। सबसे पहले तो अगर दोनों साइड में r की पावर को आप कंपेयर करें, तो यहाँ पे r की पावर -2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में r की पावर -2 का कोई टर्म ही नहीं है। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से ये मिलेगा B1R, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा, और ये इक्वेट होगा -E0 R cos थीटा। पावर को इक्वल कर रहे हैं, r cos थीटा से r cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -E0। सो नॉन वेनिशिंग टर्म हमारे पास में केवल B मिला है, और बाकी सारे टर्म अगर हम आगे से आगे निकालते जाएं तो वो सारे वेनिश हो जाएंगे। मतलब B2, B3 ये सारे के सारे क्या मिलेंगे? हमें 0 मिलेंगे। तो पहला रिजल्ट तो आपको समझ में आ गया कि B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -E0 हो जाएगी यहाँ से। द अदर कोफिशिएंट आर डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन एट R=A। R=A पे हमारे पास पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमारे पास में वो लगती है बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि टेंजेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होता है, और नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अगर मैं थोड़ा सा कल आपको ये बताना भूल गई थी कि आपने देखा होगा D2 माइनस D1 की वैल्यू सिग्मा दिया हुआ था। ये सिग्मा एक्चुअली फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, ये फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। और प्रॉब्लम में हमें दिया गया था कि फ्री चार्ज तो है ही नहीं, जितना भी है बाउंड चार्ज है, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया, और हम D2 इक्वल टू D1 कर गए। तो अगर प्रीवियस लेक्चर में किसी को क्वेश्चन आया हो तो वो यहाँ से समझ लेना, इसलिए हमने D1 को D2 के इक्वल कर दिया, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट। तो सबसे पहले टेंजेंशियल ई करते हैं। अब क्योंकि हम स्फेयर के बारे में बात करते हैं, और स्फेयर में हमारे पास में यहाँ पे आर और थीटा है, ठीक है। सो आर और थीटा के अंदर टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा होगा और नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होगा? सो बहुत इजी है, एक सर्कल के अंदर देख लो टेंजेंशियल कौन सा होता है। ये स्फेयर है हमारे पास में, अगर मैं यहाँ से ये आर है, तो आर बिल्कुल क्या जा रहा है? सरफेस के 90 डिग्री पे है। सो जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा आपके पास में? नॉर्मल। सो जब भी नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डेल फाई की इक्वल होती है। सो नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए हम इसको में क्या लिखेंगे? माइनस का डेल फाई बाय डेल आर करेंगे, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट में। टेंजेंशियल क्या होता है? अलोंग द टेंजेंट, और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है? ये थीटा कैप होता है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? आर कैप होती है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट में क्या करेंगे? डेल फाई को डेल थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये अपना होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, ओके, ये अपना होगा नॉर्मल कंपोनेंट। सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूले से टेंजेंशियल ए में हमारे पास में -1/a इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डेल फाई का जो डेल ऑपरेटर है उसका एक्सप्रेशन आप देख लेना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा गया है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास में यहाँ पे -1/r आता है। सो हमें r=a पर करना है। r=a पर अपन को क्या करना है? अब अपन क्या कर रहे हैं? बाउंड्री पे कर रहे हैं,
है ना, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री पे बाउंड्री वाला जो पॉइंट आता है वो फाई आउट में भी होगा और फाई इन में भी होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, डेल फाई बाय डेल थीटा निकालेंगे अगर इनसाइड वाले फॉर्मूले से निकालेंगे और एक आउटसाइड वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, बाउंड्री पे सेम मिलना चाहिए, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो पहली बाउंड्री कंडीशन से टेंजेंशियल कंपोनेंट आया है। नॉर्मल डी, नॉर्मल कंपोनेंट में मैंने पहले ही बताया था कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस नहीं होती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंटिन्यूअस होता है, यानी कि एप्सिलॉन टाइम्स ई जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो यहाँ पे जब हम अंदर की बात करेंगे तो अंदर हमारे पास डायरेक्टरी कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन है। सो माइनस का एप्सिलॉन और डेल फाई अपॉन डेल आर हो जाएगा, क्योंकि जो डेल ऑपरेटर होता है, इफ यू रिमेंबर, डेल ऑपरेटर के अंदर आर कैप के साथ तो सिंपली डेल बाय डेल आर होता है, लेकिन जो थीटा कैप होता है उसके साथ में होता है 1/r डेल फाई अपॉन डेल थीटा। ये 1/r एक्स्ट्रा होता है हमारे पास में यहाँ पे। सो यहाँ पे अपन को ये चीज मिल जाएगी। तो वो चीज इसमें देख लेना, अपन को यहाँ पे इस तरह से ये वाली चीज मिल जाएगी। ठीक है, सो देखो थीटा वाले में एक्स्ट्रा जब हमने थीटा वाले में निकाला तो यहाँ पर ने 1/a लिखा था, है ना, 1/a लिखा था, लेकिन जब आर वाले में करेंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डेल ऑपरेटर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आप सर्च कर लेना, ऐसा ही होता है। तो चलिए हमारे पास ये आ गया माइनस का एप्सिलॉन, आउटसाइड इनसाइड तो एप्सिलॉन है, आउटसाइड देखो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, लेकिन यहाँ फाई आउट हो गया और ये हमारे पास आ, अब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और इनसे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमें ये दो रिलेशन मिलते हैं। तो यहाँ से A1 लिखा हुआ है और यहाँ से AL। तो A1 का मतलब है कि L इक्वल टू 1 के लिए अलग से एक बार रिलेशन निकालो, वो ये मिल जाएगा, और L नॉट इक्वल टू 1 के लिए अलग से रिलेशन निकालो तो वो ये मिलेगा। अब ये डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कि हमारा था क्या, कंडीशन क्या थी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लिखनी थी मुझे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये कह रही थी -1/a डेल फाई इनसाइड अपॉन डेल थीटा आर इक्वल टू a इज इक्वल्स टू -1/a डेल फाई आउट अपॉन डेल थीटा एंड आर इक्वल टू a। तो -1/a से -1/a तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब डेल बाय डेल थीटा, फाई इन की वैल्यू रखते हैं, है ना। फाई इन की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी कितना था, समेशन ए एल एंड आर रेस टू पावर एल, और यहाँ पे था पी एल एंड कॉस थीटा। इन साइड में तो ये था, आर इक्वल टू ए पे होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो, डेल बाय डेल थीटा, और आउटसाइड में हमें लिखना पड़ेगा समेशन बी एल आर रेस टू पावर एल प्लस सी एल आर रेस टू पावर माइनस एल प्लस 1, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ, पी एल कॉस थीटा और एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमें एल इक्वल टू 1 पुट करना है। एल इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल बाय डेल थीटा। अब समेशन हट जाएगा, सिर्फ एल की जगह 1 आ जाएगा, तो A1 यहाँ 1 आ जाएगा, तो आर, और ध्यान रखना मैंने पहले ही बोला था जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो P1 cos थीटा जो होता है वो सिंपली क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास में आ जाएगा B1R प्लस C1R की पावर -2 एंड, सॉरी डेल बाय डेल थीटा भी करना है, डेल बाय डेल थीटा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, पी, सॉरी कॉस थीटा से, सिर्फ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो बाकी सब कांस्टेंट ले लो, तो A1 बाहर आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, और डेल बाय डेल थीटा अप्लाई होगा कॉस थीटा पे, जो कि कितना मिलेगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास में इधर B1R प्लस C1R रेज टू पावर -2 एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। आर इक्वल टू ए पुट करना है ये वाला, तो आर इक्वल टू ए पुट कर देते हैं, तो A1A माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू B1A प्लस C1A रेज टू पावर -2, और यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा माइनस बाहर ले लो और ये साइन थीटा हो जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा,
और हमारे पास में क्या मिल गया हमें, A1 और कोई चीज हमारे पास में है, राइट, A1 इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, A1 के साथ में A मल्टीप्लाई है ना, इस A को भी राइट हैंड साइड में भेज दो तो A1 इज इक्वल्स टू इनसे डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा B1 प्लस C1 अपॉन A क्यूब, ये हमें मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। A को राइट हैंड साइड में अपन ने भेज दिया। अब हमें पता है कि अभी अभी हमने देखा था B1 की वैल्यू माइनस ई नोट थी, तो हमारे पास में A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ई नोट प्लस C1 अपॉन A क्यूब। अब ये रिलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ पहले बुक में। सो 4.51 इक्वेशन देखिए, उसमें पहला वाला रिलेशन A1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब AL की निकालते हैं। ठीक है, AL अपन निकालते हैं। AL निकालने के लिए आपको पॉलिनोम लेजेंडरी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन पी एल कॉस थीटा आएगा इस बार हमारे पास एक्सप्रेशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो सपोज हमारे पास में पी एन एक्स से यूजुअली इसको इसको बताते हैं, तो डी बाई डी एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा तो हम ये यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स पी एन एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स, ये होता है। सो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा पी एल। ये देखो सेम इक्वेशन मैंने उसमें लिख दी है, cos थीटा के टर्म में लिख दी है। x में लिखी हुई थी ऊपर इक्वेशन, हमारे पास n की जगह कितना है, l है, और x की जगह कितना है, cos थीटा है। बस राइट हैंड साइड में जहां n है वहां मैंने l लिखा है, और जहां हमारे पास में x है वहां मैंने cos थीटा लिखा है। सो ये डिफरेंशिएशन जो है उसका फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, सो अपन n के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वही है, माइनस वन बाय ए डेल फाई इन अपॉन डेल थीटा एट आर इक्वल टू ए इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय ए डेल फाई आउट था ना, हाँ, आउट अपॉन डेल थीटा एंड आर इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारे पास है वही, माइनस वन बाय ए से माइनस वन बाय ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाई इन की वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में है तो जो आर वाले टर्म है उनको पहले ही बाहर ले लो, तो ए एल पहले ही बाहर ले लो, आर की पावर एल पहले ही बाहर ले लो, और अंदर हमारे पास में बन जाएगा, अंदर आ जाएगा डेल बाय डेल थीटा पी एल कॉस थीटा। ठीक है, ये बच जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास में आ जाएगा बी एल, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं थी फॉर्मूले की, बताऊंगी भी क्यों जरूरत नहीं है, प्लस सी एल आर एस टू पावर माइनस एल प्लस वन, और इसके अलावा मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा डेल बाय डेल थीटा पी एल कॉस थीटा। तो आप चाहे तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला रखा है मैंने वो फॉर्मूला रख दीजिए, या आप डायरेक्ट इस डेल बाय डेल थीटा को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। इसको भी अगर अपन कैंसिल आउट कर लेंगे तो भी, क्योंकि दोनों साइड में डिफरेंशिएशन तो सेम ही आएगा हमारे पास में, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, समेशन लगाना भी भूल गई, समेशन ए एल आर एस टू पावर एल इज इक्वल्स टू समेशन बी एल आर एस टू पावर एल प्लस समेशन सी एल आर एस टू पावर माइनस एल प्लस वन। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि ये जो हम कंडीशन लगा रहे हैं ये एल नॉट इक्वल टू वन के लिए वैलिड है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला चाहिए उसमें आप ये देखिए 4.51 में एल नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, करेक्ट। जब एल नॉट इक्वल टू वन होगा तो यहाँ पर बी वन नहीं हो सकता, और अगर बी वन नहीं हो सकता तो इस बी वन के अलावा हमने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था कि बी टू बी थ्री बी फोर सारे जीरो आएंगे, सो सारे बी कोफिशिएंट तो जीरो आएंगे, इसलिए रिमेनिंग टर्म में अपन क्या करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा अपन को समेशन ए एल आर एस टू पावर एल इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा अपन को समेशन सी एल और आर की पावर अब देखो यहाँ पे आर की पावर कितनी है, माइनस एल प्लस वन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे आर की पावर एल और आर की पावर माइनस एल, ये एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एल माइनस एल जीरो हो जाएगा और वन आ जाएगा, रख सकते हैं। सी एल आर की पावर एल को अलग से रख दो, और ये जो आर की पावर माइनस एल था इसको सेकेंड वाले टर्म में डाल दो, तो वहां आ जाएगा माइनस टू एल प्लस वन। अब दोनों साइड में आर की पावर एल से आर की पावर एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और समेशन अगर हटा देते हैं तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ए एल इज इक्वल्स टू सी एल, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में आर की पावर टू एल प्लस वन।
हमें पुट करना था r इक्वल टू a, तो हमें क्या मिल जाएगा, AL इज इक्वल्स टू CL अपॉन a रेज टू पावर 2l+1। और ये कंडीशन कब है, जब L नॉट इक्वल टू 1 है। सो लेट मी शो यू दिस थिंग। सो 4.51 में ये सेकंड वाला रीजन हमें ये मिल गया हमें, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन है, अब ये जो चीज है सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, वो आप लोग निकालोगे, मैंने तरीका बता दिया आपको। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मैंने निकाल दी है, डेल बाय डेल थीटा, थीटा के जो, क्योंकि डिफिकल्टी तो इसी में आती है आपको, जहां पर पीएल कॉस थीटा से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। अब जब आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो पीएल कॉस थीटा वाले टर्म डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका डिफ्रेंसिएशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाली बाउंड्री कंडीशन जो है वो आप खुद सॉल्व करोगे। सेकेंड वाली बाउंड्री कंडीशन से आपको ये मिलेगा L इक्वल टू 1 के लिए, और ये मिलेगा L नॉट इक्वल टू 1 के लिए। दैट आई एम लीविंग अप टू यू। सो ये रिजल्ट में डायरेक्टली यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। एनीवेज, हमारे पास में अब एक चीज आ जाती है कि यहाँ से देखो हमें हम A1 और C1 को E नोट के टर्म्स में निकालते हैं। ये कह रहा है कि A1 और C1 जो है उसको आप E1 के टर्म्स में निकालो। द सेकेंड इक्वेशन इन 4.51 एंड 4.52, ये दोनों साइमल्टेनियसली देखो। 4.51 के अंदर आपके पास ये AL है, और यहाँ से अगर AL निकालो तो वो ये आएगा। ये दोनों एक साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आप L की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दोगे तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए ये कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो होंगे। AL और CL को जीरो होना पड़ेगा जब L नॉट इक्वल टू 1 है। अगर L नॉट इक्वल टू 1 नहीं है तो L की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये साथ में सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी केवल हमारे पास सॉल्यूशन में बचता है L इक्वल टू 1। L इक्वल टू 1 के अलावा हमें और कोई कोफिशिएंट से लेना देना नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम A1 और A1 और C1 की वैल्यू जो है वो E नोट के टर्म्स में निकालते हैं। सो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप देखो 4.51 के फर्स्ट एक्सप्रेशन में 4.5 यहाँ पे एक तो यहाँ से A1 है हमारे पास में, एक यहाँ से A1 निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों जगह से A1 निकाल लेते हैं सबसे पहले, वो मैं लिख लेती हूँ, है ना। तो हमारे पास में एक तो A1 की वैल्यू ये दी हुई है -E0 प्लस C1 अपॉन ए क्यूब, जो अपन ने निकाली थी। यहाँ से C1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, A1 प्लस E0। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। 4.52 वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा A1, एंड वो हमें मिला हुआ है। मैं देख लेती हूँ एक बार 4.52 वाली इक्वेशन। यस, 4.52 वाली वही है, माइनस एप्सिलॉन माइनस E0 एंड 2C1 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, ये हमें मिला हुआ है -E0 -2C1 अपॉन ए क्यूब। अब C1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू इक्वेशन 1 से जो ये मिली है, ये हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड A1 इज इक्वल्स टू -E0 -2A1 प्लस E0। ठीक है, A1 वाले टर्म को एक साइड में ले लो, A1 वाले टर्म को एक साइड में ले लेंगे तो कॉमन क्या जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 टाइम्स A1 आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू हो जाएगा E0 और 2E0 कितना हो जाएगा, 3E0 -3E0 हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ से हम A1 निकाल लेंगे, A1 की वैल्यू आ जाएगा -3E0 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास A1 आ चुका है E नोट के टर्म्स में। अब C1 आप निकालना, C1 कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में। जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी अपन ने, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, A1 वाज इक्वल टू माइनस का E नोट प्लस C1 अपॉन ए क्यूब, है ना। ये जो A1 की वैल्यू आपको मिली है ना, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे, सॉरी, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना A1। तो आपके पास जो टर्म आ जाएगा, आपके पास यहाँ से C1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो C1 आप निकाल देना, A1 मैंने निकाल दिया है। ठीक है, सो जब A1 और C1 निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 4.53 हमें मिल जाएगा। अब ये आप खुद कर लेना, ठीक है। तो हमें A1 और C1 आ चुका है, इसलिए हमारा फाई इनसाइड और फाई आउटसाइड हमें इजीली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, फाई इनसाइड क्या था हमारे पास, फाई इनसाइड हमारे पास था समेशन AL R⁴L PL एंड कॉस थीटा। हमने पहले ही बोला था कि केवल A1 सरवाइव करेगा, बाकी सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, AL और CL जो है जीरो हो जाएंगे। तो समेशन को रिमूव कर दो और सिर्फ A1 में लिख लो, A1 और R⁴1, और PL cos थीटा में P1 cos थीटा हो जाएगा, वो सिर्फ cos थीटा हो जाएगा। और हमारे पास में यहाँ पे A1 का जो एक्सप्रेशन अभी अभी हमें मिला है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये A1 का हमें एक्सप्रेशन मिला था, ये है ना, 3/2 प्लस ये रख दिया
और टाइम्स ई नॉट और आर कॉस थीटा मैंने अभी बताया और ये नेगेटिव, ठीक है। फाई इन क्लियर है। यहाँ पे हमें क्या करना है, B1 और C1 के टर्म्स में रखना है। सो फाई आउट हमारे पास में क्या था, फाई आउट हमारे पास में था, समेशन तो हटा दो, BL R की पावर L और PL cos थीटा। तो B1 कितना हो जाएगा, B1 कितना हो जाएगा, माइनस का ई नॉट आर की पावर L, आर की पावर 1 में आर आ जाएगा, और cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा। प्लस हमारे पास में यहाँ पे कितना था, C1, C1 की वैल्यू यहाँ से उठा के पूरी पुट कर दी है, ये रहा C1, C1 के साथ में था आर की पावर माइनस L+1, L1 ही होगा तो आर की पावर -2 ऊपर, तो नीचे आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा PL cos थीटा, और ये PL cos थीटा आ गया हमारे पास में, बाकी हमने C1 रखा है, ठीक है। तो फाई आउट के अंदर भी हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमने फाई इन और फाई आउट निकाल लिया है, दैट्स इट। इसके बाद में ये कहा जा रहा है द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर डिस्क्राइब। इनसाइड द स्फीयर क्या हो रहा है, द पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड विद मैग्नीट्यूड। इनसाइड में हमारे पास में फाई इनसाइड में मैं लिखा देती हूँ, फाई इनसाइड हमें क्या मिला है, फाई इनसाइड हमें मिला है -3 अपॉन एप्साइलन नॉट +2 ई नॉट आर कॉस थीटा। जस्ट अ मिनट, ये है क्या, फाई इनसाइड 4 एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट ई नॉट आर कॉस थीटा, यस यही है। आर cos थीटा कितना था हमारे पास, z था, करेक्ट। सो हमने देखा है कि जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला था माइनस का ई नॉट इंटू जेड, या माइनस का ई इंटू जेड समझ लो। तो z से z कट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनसाइड में हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये वाली होगी, -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट +2 मल्टीप्लाई बाई ई नॉट। तो यहाँ लिखा हुआ है, यस 4.55 देख लो, है ना। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आउटसाइड की बात अपन करें तो ये कह रहा है कि आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइड फील्ड ई नॉट प्लस द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द ओरिजिन विद डाइपोल मोमेंट दिस। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास आउटसाइड में आप ले रहे हो, तो आउटसाइड में 2 टर्म आ रहे थे, आउटसाइड के अंदर 2 टर्म आ रहे थे। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि 4.54 को ध्यान से देखिए। आउटसाइड वाला जो पोटेंशियल है उसमें 2 टर्म आ रहे हैं। एक तो आपके पास में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नॉट, वो क्यों आएगी, वो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है। जब माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा पोटेंशियल होता है तो फाई जो होता है वो हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है माइनस का ई इंटू जेड, समझ लो जेड आर कॉस थीटा है, तो जेड को हटा दो, रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास ई नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि माइनस और आर कॉस थीटा ये दोनों किसकी वजह से आए हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई आए हैं, माइनस डेल फाई वाले टर्म से आए थे, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे एक तो ई नॉट कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कह रहे हैं कि एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में ये होगी, और उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे इतना होगा। तो ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है ये आपके पास में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता होनी चाहिए। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यार, ओके देखो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है ना, हमें फाई की वैल्यू जो गिवन थी वो हमने फाई की वैल्यू यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू, 2 टर्म थे, एक टर्म तो हमने निकाल दिया, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई नॉट, और जो सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म हमारे पास में आ रहा था 4.54। इक्वेशन को देखिए, ये सेकेंड टर्म बोल रहा है कि सेकेंड टर्म एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो डाइपोल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इस पार्ट को हम लिख लेते हैं। इसमें जो कोफिशिएंट आया है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन -1 अपॉन एप्सिलॉन +2, एक बार के लिए कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको कैपिटल ए रख लिया है। सो यहाँ पर ये टर्म है, और उसके अलावा आपके पास क्या है, ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, तो ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब अपन को इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज किया है मैंने, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया है। अब अगर मेरे पास पोटेंशियल गिवन है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ यहाँ पे आर थीटा, तो आर थीटा के टर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा हमें लिखनी पड़ेगी माइनस का डेल फाई। अगर इसका डेल ऑपरेटर को मैं उसमें पोलर कोऑर्डिनेट में लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा आर केप में आ जाएगा डेल बाय डेल आर, माइनस साइन तो ऑब्वियसली है ना, और यहाँ पे आ जाएगा +1 बाय आर, ये थीटा कैप में आ जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा,
ठीक है। सो ये ई आर कंपोनेंट होगा और ये ई थीटा कंपोनेंट होगा। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल जाएगा। सो सबसे पहले डेल फाइव बाई डेल आर निकाला, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, रेस्ट एज इट इज है। और दूसरा कंपोनेंट निकाला थीटा वाला ई थीटा, तो इसमें साइन कोस थीटा का कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है दोनों को हम अपनी अपनी जगह पुट कर देंगे। तो जो हमने अभी अभी निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टर्म, उनमें से ये टर्म कॉमन आ रहा है तो आर कैप के साथ ये आ जाएगा और थीटा कैप के साथ ये आ जाएगा, दोनों निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है। अब ई आर कंपोनेंट लेते हैं, ई आर कंपोनेंट होगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो ई आर कंपोनेंट हमें ये मिल रहा है, करेक्ट। जबकि ई आर कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है उसमें ई आर कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट का फॉर्मूला ये आता है जो 11-12 की एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब होता है। जबकि हमें ई आर कंपोनेंट ये मिला है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर ये डाइपोल की वजह से है तो यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा kp और यहाँ पर बचा ये वाला पूरा टर्म, ठीक है। तो यहाँ से हमें डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से p का फॉर्मूला लेंगे, p का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब a और k की वैल्यू पुट कर देते हैं। a तो हमारे पास में ये आ गया था, ठीक है, और k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो यहाँ ऊपर चला जाएगा। चेक करते हैं कि डाइपोल मोमेंट वही मिला है क्या जो हमें गिवन था। 4.56 इक्वेशन को देखो, वही डाइपोल मोमेंट हमें मिला है जो हमने डिराइव किया है। इसका मतलब राइट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट की वजह से ही है। सो ये हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो ये डायग्राम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम का, इसलिए डायग्राम पे नहीं जाना है। अब हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है पोलराइजेशन जो होता है उसका फॉर्मूला, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया पी होता है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट टाइम ई, और उसका हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है ये, और फॉर्मूला आ रहा है। तो पोलराइजेशन अगर अपन को निकालना है तो पोलराइजेशन अपन कैसे निकालेंगे, पोलराइजेशन निकालने का देखो तरीका देखते हैं। पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला तो हमारे पास पता है, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई होता है। दूसरा फॉर्मूला पोलराइजेशन का कैसे निकालते हैं, पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट अभी अभी हमें ये मिला है ना, सो हम कैपिटल पी निकालेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो मैं ऊपर से रख रही हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट +2 ई नॉट एंड ए क्यूब अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें किसका लेना पड़ेगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हमने लिया है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हमने लिया उसकी रेडियस ए है, सो 4/3 पाई ए क्यूब। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, सो 3 ऊपर चला जाएगा 3, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट +2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई नॉट। ये हमारे पास पोलराइजेशन आएगा। लेट्स सी ये फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं है। 4.57 को देखो करेक्ट फॉर्मूला मिला है। इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि सिग्मा पोलराइजेशन का फॉर्मूला निकालो। सिग्मा पोलराइजेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है P डॉट R अपॉन R। तो सिग्मा पोलराइजेशन के फॉर्मूले में देखो क्या करते हैं, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में जो सिग्मा था इफ यू रिमेम्बर माइनस का P2 माइनस P1 डॉट एन कैप था। तो इन जनरल सिग्मा जो होता है वो होता है माइनस का P डॉट एन, ठीक है, P वेक्टर डॉट एन कैप होता है। लेकिन एन कैप की बजाय अगर अपन आर ले लें हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ही तो होता है। सो इसे लिख सकते हैं P डॉट आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, और यही फॉर्मूला अपने पास पोलराइजेशन। देखो फ्री चार्ज का सिग्मा तो जीरो है, लेकिन बाउंड चार्जेस का जीरो नहीं है, तो वो हमें निकालना है। ये फॉर्मूला हमें गिवन है, अब इससे हमें सिग्मा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा पोलराइजेशन में सिंपली अपन क्या करेंगे, कैपिटल पी पोलराइजेशन जो हमने अभी भी निकाला है तो उसकी वैल्यू है 3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट +2, ये हमने अभी निकाला है ई नॉट, ये तो हो जाएगा कैपिटल पी, कैपिटल पी। अब यहाँ पे डॉट आर है तो डॉट का मतलब कॉस थीटा, ठीक है। तो आर मैग्नीट्यूड, देखो पी का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, और नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिग्मा पोलराइजेशन बनेगा, और वो कितना बनेगा 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट +2, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ई नॉट एंड कॉस थीटा। ये सिग्मा पोलराइजेशन हमारे पास में होगा। लेट्स सी कि ये फॉर्मूला सही है क्या। 4.58 को देख लो, यही है, ठीक है। सो इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया, पोलराइजेशन निकाल लिया, सिग्मा पोलराइजेशन निकाल लिया, ठीक है।
अब हमारे पास इसी में हम स्फेरिकल कैविटी वाला फॉर्मूला करेंगे। इस बार हमारे पास नई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या है, अभी हमने क्या किया था, देखो दो डिफरेंस है, दोनों बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में डिफरेंस है। अभी जो हमने फॉर्मूला किया था उसमें हमारे पास में एक डाइलेक्ट्रिक स्फेयर था और बाहर वैक्यूम था, ठीक है। ये वाला हमने कर लिया अभी। अब हमें केस बिल्कुल उल्टा करना है। अब जो है पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ इन्फानाइट डाइलेक्ट्रिक है और उसमें बीच में एक स्फेरिकल कैविटी है। कैविटी का मतलब है कि बीच में वैक्यूम है और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है। सो इससे पहले वाले केस से बिल्कुल उल्टा हो गया। देखो इससे पहले वाले केस में ये था कि ये पूरा वैक्यूम था और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक था। इसका मतलब अंदर एप्सिलॉन था, बाहर एप्सिलॉन नोट था। और अब जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उसमें अंदर एप्सिलॉन नोट है और बाहर एप्सिलॉन है, तो प्रॉब्लम दोनों सेम है। इसका मतलब रिजल्ट भी दोनों सेम आएगा, बस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट जो है वो अपनी पोजीशन को स्विच कर लेंगे। इसलिए स्फेरिकल कैविटी का जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में आप पूरा वो करके आएंगे जो मैंने अभी बताया है, प्रोसेस वही है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस ए spherical cavity of radius a in a dielectric medium with dielectric constant epsilon upon epsilon naught and with an applied electric field E naught parallel to z axis, same वही situation है, can be handled in exactly the same way as the dielectric sphere, same वैसे ही handle करना है। Inspection of boundary condition shows that the result for the cavity can be obtained from those of the sphere by just the replacement of epsilon upon epsilon naught को उल्टा। यहाँ पहले जहां जहां एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट आ रहा है वहां उल्टा कर दो, एप्सिलॉन नोट ऊपर कर दो, एप्सिलॉन नीचे कर दो, तो हमारा कैविटी वाला रिजल्ट आ जाएगा। हेंस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये कैसे आया, तो पहले चलते हैं कि पहले कितना आया था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, देखो पहले ही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना आना चाहिए, 3 अपॉन, इसको उल्टा कर देते हैं, एप्सिलॉन नोट ऊपर ले लेते हैं, नीचे एप्सिलॉन नोट लेते हैं, +2, ठीक है, टाइम्स ऊपर ई नोट भी है। अब यहाँ पे इस एप्सिलॉन का एलसीएम लेना है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन ई नॉट आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट +2 एप्सिलॉन। ये हमारे पास ई इनसाइड आनी चाहिए अगर कैविटी के अंदर सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है, तो यही आ रही है देखो। सिमिलरली द फील्ड आउटसाइड इज जस्ट द अप्लाइड फील्ड जो कि ई नोट आया ही था, प्लस डाइपोल एट द ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे इस बार क्या है, इस बार भी डाइपोल है, लेकिन वो उसका बस ओरिएंटेशन क्या होगा, ऑपोजिट होगा टू द अप्लाइड फील्ड, इसलिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वो का वही है, क्योंकि केवल उसकी जो डायरेक्शन है बस वो डायरेक्शन चेंज हो गई, सो डाइपोल मोमेंट आपके पास ये आएगा। और बस यही हमें दो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करनी थी, एक तो है डाइलेक्ट्रिक स्फेयर इन अप्लाइड फील्ड और एक स्फेरिकल कैविटी इन डाइलेक्ट्रिक्स, दोनों सिमिलर सिचुएशन है। तो ये हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का टॉपिक कंप्लीट होता है।